वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण सूत्र हमने निकाला था, उसकी आवर्धन क्षमता निकाली थी और कुछ न्यूमेरिकल अभी तक हमने देखे थे। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसे देखते हैं। मान लो ये कोई दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है, इसे कहेंगे हम पृथककारी सतह। मान लेते हैं इधर माध्यम कोई एक है, माध्यम एक है और ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब जैसे वायु हो सकता है, इसे हम कहते हैं वायु माध्यम। और ये कोई सघन माध्यम है, सघन माध्यम है यानी माध्यम दो है, ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती हुई, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती हुई किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो इसकी मूल दिशा ये है, और जैसे ही ये कि दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यहां ये मैंने पॉइंट पर अभिलंब खींचा, ये अभिलंब खींचा, तो यहां ये वाली किरण तो हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। फिर से एक बार परिभाषा सुनेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में संचरित होती हुई किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसे हमने कहा आपतित किरण, इसे कहा हमने अपवर्तित किरण, और ये इस बिंदु पे हमने अभिलंब खींचा है, इस पृथककारी सतह के लंबवत एक अभिलंब खींचा है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण है। तो यहां कोण I जो होता है उसे कहते हैं हम आपतन कोण, और कोण R को कहते हैं हम अपवर्तन कोण। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ी हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये यहां से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम वायु के सापेक्ष कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, ये सघन माध्यम होंगे। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको मैं यहां बना देता हूं, यहां देखेंगे इसे। ये मैंने अभिलंब खींचा। तो जब कोई, ये मान लेते हैं हम सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यह घटना भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां वही है, ये कोण I और कोण R है। तो आपको ये अपवर्तन की परिभाषा समझ में आ गई होगी और ये चित्र समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार अपवर्तन के नियम है। तो अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं, अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ ये पूरा बोर्ड एक तल है और इसी तल में आपतित किरण आ रही है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब भी है।
इसे कहते हैं हम अभिलंब। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है अपवर्तन का दूसरा नियम, कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और इस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, और इस अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। और ये जो दूसरा नियम है, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक। इसे कहते हैं हम माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां प्रश्न ये उठता है, ये माध्यम कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है? तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जिस माध्यम में पहुंचती है, यह उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तन के नियमों को फिर से रिवाइज कराता हूं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, नियतांक के बराबर होता है, और इस नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को हम किसे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। और ये जो दूसरा नियम है, ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। यहाँ ये माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और ये कौन से माध्यम का अपवर्तनांक होता है? इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होकर पहुंच रही है। अभी हम अपवर्तनांक को और अलग से भी देखेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अभी पहले यहां अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों को समझिए। अब हम और समझते हैं अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं, मूलभूत अगर इसकी परिभाषा बताऊं, तो मूलभूत परिभाषा होती है कि प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम में बटे प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम में। यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम में तथा प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम में का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। तो यानी प्रकाश की, ये क्या है? प्रकाश की चाल का अनुपात। तो ये प्रकाश की चाल माध्यम एक में और ये प्रकाश की चाल माध्यम दो में। तो ये होता है, मूलभूत परिभाषा क्या होती है? प्रकाश की चाल माध्यम एक में तथा प्रकाश की चाल माध्यम दो में का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो इस तरह से हम इसे परिभाषित करते हैं। अब यहां ये अपवर्तनांक को कैसे देखते हैं, इसे देखेंगे। यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हम लिखते हैं μ21 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। खाली इसे म्यू ना लिखकर हम इसे लिखते हैं μ21। और μ21 क्या होता है? ये होता है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। दो पहले लिखा है तो इसको मैं माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे समझते हैं हम किरण आरेख से। जैसे ये कोई माध्यम मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है, और ये आई और ये आर। मान लेते हैं ये जो माध्यम एक है, यहां प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है। तो माध्यम एक का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 और माध्यम दो का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2। और μ1 और μ2 क्या है? माध्यम एक का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष और μ2 माध्यम दो का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये समझेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि प्रकाश किरण माध्यम एक से दो में जा रही है, अपवर्तित होकर माध्यम दो में प्रवेश कर रही है।
तो इसको हम पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यहां ये जो मैंने अपवर्तनांक लिखे हैं ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। कैसे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक? जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष देखा जाता है तो वह अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष देखते हैं हम? वायु के सापेक्ष देखते हैं, तो वह अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन जब हम किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं तो वह सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे μ1 लिखा तो μ1 का अर्थ यह है कि इसको हम लिख सकते हैं μ1a। इसका मतलब हो गया माध्यम 1 का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? प्रकाश की वायु में चाल या निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम 1 में चाल, ये सूत्र बन जाएगा। यहीं से बना है ये भी। हम यहां पढ़ते हैं μ21, तो μ21 को कैसे पढ़ते हैं? प्रकाश की चाल माध्यम 1 में बटे प्रकाश की चाल माध्यम 2 में। तो इसको हम लिखते हैं μ1a। तो वायु के सापेक्ष अगर हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हम वायु के सापेक्ष भी कह सकते हैं और निर्वात के सापेक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु और निर्वात का अपवर्तनांक लगभग एक ही होता है। इसी तरह से ये μ2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। लेकिन माध्यम 2 का कैसा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष क्यों? क्योंकि ये जो अपवर्तनांक है μ2 ये किसके सापेक्ष देखा गया होगा? वायु के सापेक्ष देखा गया होगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र मैं लिख देता हूं यहां, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक? माध्यम का। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में। तो ये तो होता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और ये होता है माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे कहते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ध्यान रखेंगे, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। लेकिन जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो वह सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और इसको लिखने का तरीका बता भी दिया मैंने। सापेक्ष अपवर्तनांक को इस तरह से लिखते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक को इस तरह से लिखते हैं। या तो खाली μ1 लिख दो या a μ1 लिख सकते हैं। और इसका अर्थ होता है μ2/μ1। यहां चाल किसमें है? ये माध्यम 1 में, तो नीचे की तरफ आ जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ये चाल किसमें है? माध्यम 2 में, तो ये अपवर्तनांक किसका आएगा? माध्यम 2 का। इस तरह से इसे समझ सकते हैं। अब इस अपवर्तनांक को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक कांच है और यहां वायु है, या मैं इधर बना देता हूं इसे इस तरह से। यहां कांच है और यहां वायु है, और हमें वायु में प्रकाश की चाल पता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि वह कहां से आ रही है? वायु से कांच में आ रही है। इस तरह से झुक जाएगी। तो मैं कांच का अपवर्तनांक कैलकुलेट करता हूं। तो कांच का
अपवर्तनांक। लेकिन यहां कांच का कैसा अपवर्तनांक कैलकुलेट होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्यों आएगा? क्योंकि हमारा पहला वाला माध्यम वायु है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल वायु में बटे प्रकाश की चाल कांच में। तो इसे हम लिखेंगे म्यू जी, यानी कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं और कैसा निकाल रहे हैं? निरपेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए खाली म्यू जी लिखेंगे इसे। तो प्रकाश की चाल वायु में कितनी है? 3 × 10⁸ और प्रकाश की चाल कांच में कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कट जाएगा और ये आएगा हमारे पास 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। लेकिन ये कैसा अपवर्तनांक होता है 1.5? ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये किसके सापेक्ष देखा? वायु के सापेक्ष देखा। वायु का कितना है? 1, तो वायु के सापेक्ष कितना हो गया? कांच का 1.5 हो गया। यहां देखो मीटर पर सेकेंड कट गया, तो ये एक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि होती है। अब एक उदाहरण हम सापेक्ष अपवर्तनांक का देख लेते हैं। जैसे यहां हम ले लेते हैं जल और नीचे वाले माध्यम में ले लेते हैं हम कांच। और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें मालूम है, वो है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक हमें मालूम है 1.5 या 3/2 हमें मालूम है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना? 4/3 और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 3/2। अब मान लो मुझे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो कांच का किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष। तो इसे लिखेंगे हम म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये मैंने भी बताया भी था आपको। μ21 कैसे लिखा जाता है? μ2 अपॉन μ1 लिखा जाता है। तो यहां म्यू जी हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4/3। तो सॉल्व करूंगा तो इसे आएगा 9/8, यानी यहां कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 9/8 है। तो ये कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। और वायु के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो वह कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी तरह से अगर मुझे जल का कांच के सापेक्ष देखना हो तो कैसे देखेंगे उसे? म्यू डब्ल्यू जी। ये किसका आ गया? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ऊपर लिखूंगा जल का और नीचे लिखूंगा कांच का। और यहां मान रखेंगे हम म्यू डब्ल्यू कितना होता है? 4/3 और म्यू जी कितना होता है? 3/2। तो कितना हो गया ये? 8/9। तो म्यू डब्ल्यू जी बराबर 8/9। तो इस तरह से हम सापेक्ष अपवर्तनांक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक देखा गया है किसी माध्यम का तो वह निरपेक्ष है, और एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष देखा गया है तो वह सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।